हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी। तो इसमें सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपसे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और इससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 कराया जा चुका है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, कृपया करके वो भी देख लें। उससे भी आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, धातुओं को अधातुओं से कौन अलग करता है? तो जो धातुओं को अधातुओं से अलग करता है वो होती है आपकी एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिसमें होती हैं आपकी उपधातुएं। उपधातुएं वे होती हैं जो धातु और अधातु के बीच का गुण रखती हैं। तो दूसरा है आपका, एक समूह के सभी तत्वों में किसकी संख्या समान होती है? तो आवर्त सारणी में टोटल समूह होते हैं 18। तो उनमें होती है आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। जैसे कि आप पहला समूह देख सकते हैं, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। तो इसके समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। ऐसे ही दूसरा तत्व है, उसमें भी समान होगी अलग अलग करके। अगला प्रश्न है आपका, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को निरूपित करने का सूत्र क्या होता है? तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉन को भरने का सूत्र जो होता है आपका, वो होता है 2n²। और n यहाँ है कोशों की संख्या। तो कोशों को हम लोग किस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं? कोशों को करते हैं KLMN। पहला कोश है K, दूसरा है L, तीसरा है M और चौथा है N। अगर K बराबर 1 है, सॉरी N बराबर 1 है, तो यहाँ आएगा N बराबर जब हम लोग 1 रखेंगे तो आ जाएगा इसका मान 2 गुणा 1 बराबर 2 हो जाएगा। अगर n बराबर 2 होगा तो 2 दूनी 4 और इंटू 2, 4 दूनी 8। तो दूसरे कोष में आ जाएंगे आपके 8। तो इस प्रकार से आपको n की वैल्यू रखते जाना है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल लेना है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न नंबर 3 भी समझ में आया होगा। चौथा है आपका, परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो जो परमाणु होता है उसके सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं संयोजकता। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? आपके होते हैं 7, जो होती हैं क्षैतिज लाइनें, जिन्हें बोलते हैं आवर्त या पंक्तियां बोलते हैं। तो पहले तो आवर्त में संयोजकता बढ़ती है 1 से 4 तक, उसके बाद 4 के बाद फिर घटने लगती है और 0 हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग आवर्त तीसरे का यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, आवर्त 3 का, जिसमें आवर्त 3 के सभी तत्वों को दर्शाया गया, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इनकी संयोजकता है, पहले सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3 और सिलिकॉन की 4। उसके बाद फास्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। तो यानी पहले संयोजकता बढ़ी 1 से 4 तक, उसके बाद 4 के बाद फिर घटने लगी। लेकिन समूह में संयोजकता जो होती है वो समान रहती है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 सही से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो घटती है। आपके एग्जाम में ऐसे डिक्टो क्वेश्चन हूबहू आते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो यहाँ तो आपको समझना पड़ेगा कि आवर्त और समूह क्या होता है। तो इसमें दोनों को दर्शाया गया है। जो आपके आवर्त हैं वो क्षैतिज लाइनें जिसमें ज़्यादा एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं,
उसके बाद जो आपके समूह हैं, जैसे इधर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये समूह वाली लाइनें हैं और ये आवर्त वाली हैं लाइनें। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो होता है त्रिज्या वो घटती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो होती है आपकी त्रिज्या वो बढ़ती है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 7 की तरफ। तो 7 है आपका धातुएं आवर्त सारणी में किस तरफ हैं। जो आपकी आवर्त सारणी होती हैं उसमें धातुएं किस तरफ वो पाई जाती हैं। तो उसमें जो धातुएं होती हैं वो बाईं तरफ पाई जाती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो दाईं तरफ पाई जाती हैं। और धातुओं और अधातुओं को जो अलग करता है वो होता है उपधातुएं, जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा धातुओं और अधातुओं को अलग करती हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आया होगा। 8 है आपका आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उम्मीद है आप लोग अब आवर्त और समूह को अच्छे से समझ गए होंगे। तो जब हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है, क्योंकि जो अधातुएं होती हैं वो राइट साइड है यानी कि दाएं। तो इसलिए अगर हम अधातुओं की तरफ जाएंगे तो जो धात्विक गुण होगा वो घटेगा। दूसरा आपका जो अधात्विक गुण होता है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन खोते हैं तथा विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। उन तत्वों को बताना है जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खोने वाले तत्व होते हैं धातु और ये धनात्मक होते हैं। इसी प्रकार जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो किसी भी तत्व के प्रोटॉन केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु संख्या को प्रदर्शित करते हैं Z से। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।